स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो 11th क्लास? अभी अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो उसमें अपने सिलेबस की बात करते हैं। तो आपको पुस्तक परिचय, गद्य पद्य का सारा कुछ आपको बताया हुआ है। अभी अपना चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था मुंशी प्रेमचंद का नमक का दरोगा, वो अपनी लास्ट क्लासेस में क्या है, पूर्ण हो गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, अपना दूसरा पार्ट है कृष्णा सोबती। आपकी लेखिका का नाम है और चैप्टर का नाम क्या है, मियाँ नासुरुद्दीन। ठीक है ना। तो ये अपन रीड करते हैं। सर्वप्रथम अपन कृष्णा सोबती का परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद अपन अपने चैप्टर के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम पढ़ने से पहले ऊपर ऊपर क्या दे रखा है, देखो, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। जानते हो ना इस बात को, सबको ज्ञात है इस बात से कि समय बड़ा परिवर्तनशील है। किसी का भी समय एक जैसा क्या है, नहीं रहता है। कुछ समय थोड़ी क्या है, विपरीत परिस्थितियां हैं, तो कुछ थोड़े उसी के कुछ दिनों बाद ही हमारा सामान्य जीवन भी क्या है, सुखमय जीवन भी आ जाता है। उतार चढ़ाव जीवन में क्या है, लगा रहता है। तो जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है तो रंग भी क्या है, अपने जीवन के परिवर्तित होते जाते हैं, विभाजित होते जाते हैं और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। लेकिन जब समय परिवर्तनशील है, अपना जीवन भी परिवर्तित हो रहा है, तो उसके लिए एक उपाय भी बताया गया है कि पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा, कि हम पढ़कर, है ना, किसी के लिखी हुई रचना को पढ़कर, किसी के साहित्य को या शिक्षाप्रद चीज़ों को पढ़कर अपन क्या है, उसमें अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अपने जीवन को सामान्य रूप से भी क्या है, जी सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि छोटी सी बात को लेकर भी हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, है ना। ऐसा ही होता है ना। हमें कोई राह नहीं दिखती है, हमारे सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और अपन को ऐसा लगने लगता है कि अब तो जीवन क्या है, समाप्त होने जैसी स्थिति आ गई है। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ने से या किसी अच्छे गुरु के ज्ञान से या अच्छी राय से हमारा जीवन क्या है, परिवर्तित हो सकता है। हम उन बाधाओं को दूर करके एक नई किरण लाकर अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। बात आई ना। भले दोनों ही परिस्थितियों की बात हो रही है, समय अनुकूल है या विपरीत परिस्थितियां हैं, या फिर कोई जो भी बाधा आ रही है, सुखमय जीवन है, दुख का समय है, तो सब कुछ अपने जीवन को हम सामान्य रूप से भी क्या जी सकते हैं। और परिवर्तनशील है समय, तो जीवन का रंग भी क्या है, बदलता रहता है, रंग बिरंगा होता रहता है। अब बात करते हैं कृष्णा सोबती की। इनका जन्म 18 फरवरी सन 1925 गुजरात में हुआ है। पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में क्या है, ये पाकिस्तान में है। बात आई ना ध्यान में। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये क्या है, इनके उपन्यास है। ठीक है ना। क्या है इनके, ये उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनके क्या है, कहानी संग्रह है। बात आई ना ध्यान में कि इन्होंने गद्य में उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी संग्रह भी लिखे हैं। गद्य की जो विधाएं हैं ना, कौन कौन सी विधा में लिखा है, हस हसमत शब्दों के आलोक में इनका शब्द चित्र संस्मरण है। बात आई ना ध्यान में कि भाई मैंने गद्य भाग में गद्य की विधाएं बताई है कि सारे लेखक है, कवियत्री है, लेखिका है, वो क्या करती है भाई, कौन से विधा में लिख रही है, वो भी अपन को ध्यान में होना चाहिए। कहानी लिखती है, उपन्यास लिखती है, ये निबंध लिख रही है, ये रेखा चित्र लिख रही है, रिपोर्टाज लिख रही है, कौन सी गद्य विधा है, वो अपन को ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ कृष्णा सोबती की क्या है, उपन्यास, कहानी संग्रह, संस्मरण, ये सारी गद्य की विधाएं हैं जिनमें इन्होंने अपनी रचना लिखी है। प्रमुख सम्मान देखिए इनका, साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको क्या है, प्राप्त हुए हैं। अर्थात भाई बहुत अच्छी लेखिका है, बहुत अच्छी कवियत्री है, बहुत अच्छे लेखक कवि है। हम सबकी बात कर रहे हैं, यहाँ गद्य पद्य की बात नहीं हो रही है। तो इन्होंने
कोई समाज हित का, देश हित का कार्य किया है, ऐसी विशिष्ट रचनाएं लिखी है, साहित्य रचना की है, तो इनको पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जाता है। तो उसी के अंतर्गत इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला है, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुए हैं। इनकी मृत्यु सन 25 जनवरी 2019 में ही हुई है। ठीक है ना, ज़्यादा समय की बात नहीं हुई है इनकी मृत्यु हुए हुए। तो अब देखिए, अब बात करते हैं इनके बारे में। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है, ये इनकी विशेषता आ जाती है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनको संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। इनकी बात पर ज़रा ध्यान देना बेटा, क्या लिखा है कि इनका मानना यही है कि कम लिखो लेकिन विशिष्ट लिखो, है ना। ऐसा लिखिए कि छोटी सी बात में ही सबको क्या है समझ आ जाए। वही अपने यहाँ एग्ज़ाम की बात ले लेते हैं कि व्यर्थ की बातों से तो पूरा पेज क्या है भर देते हैं, और जो पॉइंट टू पॉइंट आना चाहिए, 2 बात आनी चाहिए थी, वो उसको अपन ने क्या है गंवा दिया है, तो फिर कैसे नंबर मिलेंगे। तो हमें हमेशा अपने जो लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि कम लिखो पर विशिष्ट लिखो। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको पहले ही लिख दो, ताकि जो पाठक है, जो आपका परीक्षक है, उसको अच्छे से समझ में आ जाए। बात आई ना ध्यान में। वहाँ इरिटेट नहीं करना है, जो पूछा है वो चीज़ तो बहुत बाद में आ रही है ना, लास्ट की 4 पंक्तियों में, और पहले 6-7 पंक्तियाँ उसके इर्द गिर्द की लिख दी है, तो उससे वो चीज़ क्या है प्रभावी नहीं बनती है बेटा, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अपनी जो लिखने की शैली है उसमें भी थोड़ा अपन को परिवर्तन करना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि कम लिखो विशिष्ट लिखो, जो महत्वपूर्ण बात है उसको पहले ही लिख डालो। अब ऊपर बाद में देखिए, उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। बात आई ना ध्यान में कि इन्होंने इतने यादगार चरित्र दिए हैं जिनको क्या है हम अमर कह सकते हैं, जैसे मित्रों, सहनी, हसमत आदि। अब देखिए, भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है। इनको भी विशिष्ट स्थान क्या है प्राप्त हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के ऊपर जितनी भी साहित्य रचनाएं हुई है, इनमें कृष्णा सोबती का नाम प्रमुख आता है। बात आई ना ध्यान में। फिर क्या कहा है, बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही, मासूम राजा के आधा गांव और भीष्म शाहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। बात आई ना ध्यान में कि जैसे अन्य राइटरों के बारे में बताया गया है कि उनकी ये प्रसिद्ध क्या है रचनाएं, साहित्य रचनाएं हैं, कि इनके साथ साथ कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा जो प्रसंग है वो विशिष्ट स्थान क्या है रखता है। बात आया इतना कृष्णा सोबती के बारे में, इतनी देर अपन ने पढ़ा है। इनकी गद्य रचनाओं के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी इन्होंने गद्य में रचनाएं की है, कौन सी गद्य शैली में की है, इनको प्रमुख सम्मान क्या मिला है, और इनकी जो विशिष्ट पहचान है वो क्या है, कृष्णा सोबती की क्या है हिंदी साहित्य में विशिष्ट पहचान है। और इनका मानना यह है कि कम लिखो पर विशिष्ट अथवा महत्वपूर्ण बात क्या है लिखनी चाहिए। इतना आया ध्यान में। अब आगे चलते हैं। देखिए, संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। इसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का क्या है सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। आया ध्यान में कि उन्होंने किसी एक विशिष्ट भाषा को लेकर कोई रचनाएं क्या है नहीं लिखी है।
अपनी साहित्य रचना में इन्होंने अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण किया है और तभी जाकर वो रोचक क्या है बनी है। तो ये सारी चीज़ें हम कृष्णा सोबती की रचनाओं में क्या है पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि हिंदी कथा भाषा के विलक्षण ताजगी भी है, तो संस्कृत निष्ठ तत्समता का भी इन्होंने प्रयोग किया है, उर्दू का भी बांकपन इनकी रचनाओं में दिखता है और पंजाबी की जिंदादिली अर्थात जिस प्रकार भाषाओं को यहाँ इंडिकेट किया है वैसे की वैसे इनकी रचनाओं में भी हमें क्या है मिलता है। फिर देखिए पाठ परिचय। अब तक अपन ने क्या पढ़ा, लेखिका का परिचय पढ़ा था कि इनका जन्म कब हुआ, 18 फरवरी 1925 और मृत्यु इनकी है 25 जनवरी 2019, है ना, मैंने आपको बताया। और इन्होंने कम लिखने को ही विशिष्ट बताया है, गद्य में इनकी रचनाएं हैं। अब अपन आगे चलते हैं, पाठ परिचय की तरफ ध्यान देते हैं। तो पाठ परिचय में देखो अपने चैप्टर का नाम क्या है, मियां नासिरुद्दीन शब्द चित्र हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। ये बात कब आएगी, जब आप व्याख्या लिखोगे, इसको अंडरलाइन कर लेना। इसमें खानदानी नानबाई मियां नासिरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र क्या है खींचा गया है। नानबाई तरह तरह की क्या है रोटियों को बनाने वाले, है ना, खानदानी अर्थात ये इनका कार्य खानदानी पैतृक कार्य था। इनके दादा परदादा भी ये कार्य किया करते थे और इनको 56 प्रकार की रोटियां बनाने का क्या है ज्ञान था। 56 प्रकार की रोटियों का ये निर्माण करते थे। तो ये खानदानी नानबाई थे पैसे से, क्योंकि इनके दादा परदादा भी यही कार्य किया करते थे। अब देखो मियां नासिरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। लास्ट की 2 पंक्तियों पे वापस ध्यान देना कि वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। उनका पेशा क्या था, रोटियां बनाकर बेचना, उससे उनकी क्या है अपने परिवार का और अपना क्या है खर्चा चलता था, ठीक है, आमदनी उनकी थी। और करके सीखने को असली हुनर भी मानते हैं। एक अच्छी बात बताई है कि जब तक अपन खुद हाथ से कोई कार्य नहीं करेंगे और किसी भी कार्य की शुरुआत हमें क्या है सर्वप्रथम ही उसकी छोटी चीज़ सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले दिन ही जिस जैसे कि आप रोटी बनाने की बात करते हो तो आप सीधे रोटी बेल कर क्या करोगे, सेकने का प्रयास करोगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। उसके लिए आपको सबसे पहले पात्र में ठीक प्रकार से आटा बिछाना आना चाहिए, आटे को गूंदना भी क्या है आना चाहिए। अगर ये 2 कार्य इनमें भी आपने आटे को बिखेर दिया है, आपने आटा लगाया है, गूंदा है तो उसको गीला कर दिया, टाइट कर दिया है, तो जो तीसरा कार्य है वो आप ठीक प्रकार से बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो कोई भी कार्य सीखते हैं तो छोटी से छोटी चीज़, बारीक से बारीक चीज़ से क्या है शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे हम क्या है पूर्ण रूप से उसमें माहिर हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं आपको थोड़ा आपकी ये जो आपका चैप्टर है मियां नासिरुद्दीन, इसके बारे में आपको बताती हूँ। अपनी जो लेखिका कृष्णा सोबती है एक दिन क्या करती है, गलियों से गुजर रही होती है और उसी समय उनकी नज़र ये जो खानदानी नानबाई है मियां नासिरुद्दीन इनके ऊपर जाती है, इनकी छोटी सी दुकान के ऊपर जाती है। तो ये चलते चलते उनके पास चली जाती है और उनका परिचय पूछती है। तो वो यही कहते हैं कि आप कोई अखबार वालों से जानकारी रखती हो या अखबार में छापने के लिए यहाँ आई हो क्या। तो वो इनको संतुष्ट करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो मेरा संपर्क अखबार वालों से है, ना न्यूज़ रिपोर्टर वालों से है और ना ही मैं ऐसा कोई कार्य करने वाली हूँ। तो वो उनको पूछती है कि ये जो आप कार्य कर रहे हो ये कब से हैं। तो उनका ये मेरा पैतृक कार्य है, पुरखों से चला आ रहा है और मुझे 56 प्रकार की ये रोटियाँ बनाने का मेरे में क्या है हुनर है। तो फिर उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है लेखिका की। तो वो ये पूछती है कि आप जो ये रोटियां बनाना कहाँ से सीखे हो, कि ये तो पैतृक कार्य है लेकिन मैंने सीधा रोटी बनाना नहीं सीखा है। उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो भट्टी है इसमें आग देना सीखा है, बर्तन साफ करना सीखा है, भट्टी को साफ करना सीखा है,
इस प्रकार तपने के बाद ही मुझे ये कार्य क्या है पूर्ण रूप से आया है, पहले मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं था। तो फिर वो अपनी प्रसिद्धि के बारे में थोड़ी बात करते हैं, उनको बताते हैं कि मेरे दादा परदादा को 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी, उनमें इतना हुनर था। वो रोटियों के नाम भी बताते हैं, जो कि अपन जब चैप्टर रीड करेंगे ना उस समय मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग प्रकार की रोटियां हैं, लच्छेदार रोटी है, बहुत सारी ऐसी रोटियां जो क्या है उसके उनके नाम आएंगे, जो कि मैं आपको चैप्टर जब रीड करेंगे तब बताऊंगी। अभी चैप्टर का सार पढ़ रहे हैं, तो लेखिका उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेना चाहते हैं, लेकिन मियाँ नसीरुद्दीन उनसे ऊब जाते हैं और वो ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहते हैं। वो यही कहते हैं कि यहाँ जो कार्य करते हैं मज़दूर, मैं उनको क्या है मजदूरी देता हूँ, वो अपना काम सीखने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मजदूरी के साथ साथ एक दिन वो भी ये सब भी क्या ये हुनर सीख जाएंगे, ऐसा उनमें वार्तालाप होता है। फिर वो अपने रोटियों का या अपनी चतुराई का परिचय देते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है कि शाहजहां ने, उस समय जो बादशाह सलामत थे, उन्होंने मेरे दादा परदादा को ये कहा था कि इस प्रकार का व्यंजन बनाओ जो ना तो आग से पके और ना ही जल से पके, दोनों की आवश्यकता नहीं हो। तो लेखिका बड़ी उत्सुकता से उनको पूछती है, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि आपके क्या है पूर्वजों ने ऐसा कार्य किया। तो मियाँ नसीरुद्दीन बड़ी ही खुशी के साथ हाँ के साथ गर्दन हिलाते हैं कि हाँ किया, क्योंकि उनमें ये हुनर था, क्यों नहीं किया। तो लेखिका जब बादशाह का नाम पूछती है तो भी वो मुकुर जाते हैं, और उस व्यंजन का नाम पूछते हैं तो भी वो क्या है मुकुर जाते हैं, अर्थात वो बार बार अपनी प्रसिद्धि का बखान करते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे पूर्वजों ने किया है या ऐसा ऐसा ये कार्य हम कर रहे हैं। वो लेखिका को यही करके शांत कर देते हैं कि आपको इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, आपको मैंने जानकारी दी है, आप तो उसमें ध्यान दीजिए, कौन से बादशाह थे, कौन सा व्यंजन था, इतना जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। इस प्रकार लेखिका को वो शांत करवा देते हैं, लेकिन वो बार बार उसमें उत्सुकता जागी रहती है। वो पूछती है कि भाई जब वो बादशाह जिन्होंने किया तो नाम क्यों नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो नहीं बताते हैं, और उनसे अपना ध्यान हटाने के लिए, लेखिका को इग्नोर करने के लिए वहाँ जो गली मोहल्ले से जो लोग गुजर रहे होते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन उनसे हाय हेलो करने लग जाते हैं, उनसे क्या है उनके बारे में पूछने लग जाते हैं। अर्थात वो लेखिका के सामने ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मेरी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, कितने लोग मेरे को जानते हैं, और मेरा ये खानदानी नानबाई अर्थात ये खानदानी कार्य है। वे अपने पैसे को ही कला का दर्जा दे रहे हैं बार बार, हालांकि ठीक है ना, उनका पैसा यही था क्योंकि पूर्वजों का ये काम चलाया हुआ था और उनको ये कार्य आता था, और ये कार्य आने के साथ साथ इनका जीवन व्यापन, अपना भरण पोषण भी इसी के माध्यम से करते थे। लेकिन अपने पेशे को उन्होंने कला का हुनर दिया है कि ये कला हमारे अंदर ही है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस प्रकार अपन ने पूरे चैप्टर का सार समझा है कि जो खानदानी नानबाई है, जो रोटियां पकाने वाले, इन्होंने अनेकों प्रकार की रोटियां पकाई है, अपने पूर्वजों के अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं कि उन्होंने ऐसे अच्छे अच्छे कार्य किए थे या बादशाहों को खुश किया था। इस प्रकार उन्होंने अपनी ऐसी रचनाएं लिखी है। तो ध्यान करना, मैंने जो कृष्णा सोबती का परिचय बताया वो एक बार ठीक प्रकार से पढ़ लेना, क्योंकि जब अपन व्याख्या करते हैं, बड़े क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर वाले, तो वहाँ इनकी सहायता क्या है ली जाती है, उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए, एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए वहाँ लेखिका या लेखक के बारे में आपको जानकारी होना क्या है जरूरी है। एक हमेशा ध्यान रखना, चैप्टर का नाम याद रखना, ऐसा नहीं है कि अपन चैप्टर का नाम क्या है भूल जाएं, तो उसका भी 1/4 नंबर कट जाता है, कभी कभार 1/4 भी अपना बहुत बड़ा लॉस कर देता है। तो इन चीज़ों से क्या है ये वंचित रहना कि आप ध्यान नहीं रख पाओ, आपको ध्यान रखना है कृष्णा सोबती, मियाँ नसीरुद्दीन शाह, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, नमक का दरोगा, तो ध्यान होना चाहिए। जब 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि वहाँ थोड़ा बहुत आप लेखिका के बारे में या चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करो, उसके बाद उसका आंसर करो, ताकि वो आपका आंसर है वो प्रभावी बन सके और आपको पूरे नंबर मिल सके। तो जो लेखिका का परिचय है वो रीड करना, जो मैंने आपको चैप्टर का सार बताया है उसको एक बार ध्यान से सुनना। नेक्स्ट जब अपनी क्लास होगी तो उस क्लास में अपन चैप्टर क्या है रीड करेंगे, जो भी शब्दार्थ आएंगे वो मैं आपको क्या है क्लियर करूँगी, बताऊँगी। और जो खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन शाह है इनके बारे में
और कृष्णा सोबती के मन में जो जिज्ञासा है, ये सारी चीज़ें अपन क्या है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना और कॉपी में काम करते रहना। ठीक है, धन्यवाद।